मोहम्मद गोरी अपनी स्थिति मजबूत कर चुका था। दिल्ली और अजमेर का शासक पृथ्वीराज चौहान उसकी स्थिति से चिंतित था, अतः वह भी उससे मुकाबला करने की तैयारी में जुट गया। मोहम्मद गोरी ने 1191 ईस्वी में दिल्ली की ओर अपनी सेनाएं बढ़ाई और सरहिंद पर घेरा डाल दिया। इस पर पृथ्वीराज ने अपनी सेना भेज दी। गोरी की सेनाएं भी आगे बढ़ आई। थानेश्वर से 14 मील दूर तराइन के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने आ डटी। इस युद्ध में जयचंद ने स्वयं को अलग ही रखा और राजपूत बहादुरी से लड़े और मोहम्मद गोरी परास्त हुआ। पृथ्वीराज के भाई गोविंद राज द्वारा किए गए प्रहार से मोहम्मद गोरी बुरी तरह घायल हुआ। उसे एक खिलजी सैनिक ने बचाया। इस पराजय के संबंध में डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने लिखा, नेवर बिफोर द मुस्लिम्स हैड एक्सपीरियंस्ड सच ए टेरिबल रॉट एट द हैंड ऑफ इनफेडल। राजपूतों ने मुसलमानों को 40 मील तक खदेड़ा। इस प्रकार तराइन का प्रथम युद्ध समाप्त हुआ। मोहम्मद गोरी इस हार से हताश नहीं हुआ और पृथ्वीराज से पुनः युद्ध करने की तैयारी में जुट गया और अगले ही वर्ष 1192 ईस्वी में पुनः तराइन के मैदान में पृथ्वीराज से युद्ध करने के लिए आ डटा। उसकी सेना में 1,20,000 सैनिक थे, जबकि पृथ्वीराज ने भी काफ़ी बड़ी तैयारी की थी और अपने झंडे के नीचे 150 राजपूत राजकुमारों को लाकर संगठित किया था। प्रारंभ में तो युद्ध राजपूतों के पक्ष में रहा और मुस्लिम आक्रमणकारी राजपूतों को हतोत्साहित करने में असफल रहे। तब मोहम्मद गोरी ने रणनीति से काम लिया और अपनी सेना को पीछे हटाया। इसका परिणाम यह हुआ कि राजपूतों को उनकी स्थिति का जो लाभ उन्हें मिल रहा था वह बंद हो गया। राजपूत आगे बढ़ आए। अब उनकी स्थिति ज़्यादा सुरक्षित नहीं थी। राजपूतों का बड़ी संख्या में संहार हुआ। पृथ्वीराज का भाई गोविंदराज मारा गया और पृथ्वीराज ने भागने का प्रयास किया, लेकिन सिरसुती नगर के पास गिरफ्तार कर लिया गया। राजपूतों की तराइन के द्वितीय युद्ध में हार के संबंध में फरिश्ता ने लिखा है, दिस प्रोडिजियस आर्मी वंस सेकेंड लाइक ए ग्रेट बिल्डिंग tottered to its fall and was lost in its own ruin। पृथ्वीराज की हार हिंदुओं के लिए काफ़ी महंगी साबित हुई। अब मोहम्मद गोरी के लिए भारत विजय मात्र समय की बात रह गई थी, क्योंकि अब वह रास्ते की सबसे बड़ी बाधा पार कर चुका था। तराइन के द्वितीय युद्ध ने उसे दिल्ली और अजमेर का स्वामी बना दिया था। अब शेष उत्तर भारत को उसके योग्य एवं वफादार सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक और इख्तियार उद्दीन मुहम्मद ने जीत लिया। 1192 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने हांसी, दिल्ली, मेरठ, कोइल और रणथंभौर पर विजय प्राप्त की। इसके पश्चात उसने चंदवाई के मैदान में 1194 ईस्वी में जयचंद को परास्त किया। इस विजय ने मोहम्मद गोरी को कन्नौज और बनारस का स्वामी बना दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1197 ईस्वी में गुजरात के शासक भीमदेव पर आक्रमण किया, जिसने एक बार पहले मोहम्मद गोरी को हराया था। भीमदेव परास्त हुआ। इसके बाद 1202 ईस्वी में कालिंजर को जीता। इसके पश्चात महोबा और बदायूं उसके नियंत्रण में आ गए। मोहम्मद गोरी के दूसरे जनरल इख्तियार उद्दीन मुहम्मद ने लक्ष्मण सेन को परास्त कर बंगाल पर अधिकार कर लिया। 1205 ईस्वी में गोरी ने खोखरों के विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाया और इसके पश्चात मार्च 1206 ईस्वी में दमयक में उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार मोहम्मद गोरी ने भारत पर अनेक आक्रमण करके भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना की। गोरी की विजय के कारण। भारत में गोरी की विजय के कारणों का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जाता है। सैन्य कारण। तुर्की सेना मुख्यतः अश्वारोहियों की सेना थी, जो अपेक्षाकृत काफ़ी मजबूत थी, जबकि राजपूत सेना में पैदल सेना प्रमुख थी, जिसकी गतिशीलता तुर्की सेना की तुलना में नगण्य थी और जिसे तुर्की घुड़सवार बड़ी आसानी से तितर बितर कर सकते थे। राजपूतों के पास जो घोड़े थे वे अच्छी किस्म के न थे। तुर्क उस क्षेत्र से आए थे जहां विभिन्न क्षेत्रों के सेना नायकों ने नई नई युद्ध तकनीकियाँ विकसित की थी। तुर्कों की रणनीति एवं हथियार भी राजपूतों से श्रेष्ठ थे, जबकि राजपूत अपनी पुरानी रणनीतियों को ही अपनाए हुए थे। वे विदेशियों से संपर्क स्थापित करने में अपनी जातीय
श्रेष्ठता की भावना के कारण तौहीन समझते थे। इसी कारण वे नई युद्ध कलाओं की जानकारी से अनभिज्ञ रहे। राजपूत सेना की अग्रिम पंक्ति में हस्ती सेना होती थी, जो तुर्कों के तीरों की मार के कारण अपनी ही सेना को रौंद डालते थे, जबकि तुर्की सेना में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जो उन्हीं की सेना को हानि पहुंचाती हो। वे हाथियों का प्रयोग केवल किलों के दरवाज़ों को तोड़ने में, शत्रु के हाथियों को रोकने में और मल्लयुद्ध के समय शत्रु सेना को आतंकित करने में करते थे। वे हाथियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देते थे। राजपूत तलवारबाजी और आमने सामने के युद्ध में तो काफ़ी निपुण थे, लेकिन एक तीरंदाज के रूप में तुर्कों के समझ उनकी स्थिति अच्छी न थी। इसी कारण तुर्कों ने जहाँ तक संभव हुआ आमने सामने के युद्ध से किनारा करने का ही प्रयास किया और सदैव सुरक्षित स्थान से उन पर आक्रमण करने का प्रयास किया। तुर्की सेना नायक अपनी सेना का नेतृत्व करने में विशेष ध्यान देते थे, जबकि राजपूत सेना नायक सदैव अपनी व्यक्तिगत वीरता का परिचय देने में ही लगे रहते और सेना का नेतृत्व करने में उनका ध्यान कम रहता था। तुर्की सेनापति अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते थे, क्योंकि वे जानते थे कि विदेशी भूमि पर नेतृत्व विहीन सेना कुछ नहीं कर पाएगी। दूसरी तरफ हिंदू सेनापति इतने ऊंचे ओहदे पर सवार होकर लड़ते थे कि शत्रु सेना भी उनकी गतिविधियों पर आसानी से नज़र रख सकती थी। इसी कारण शत्रु उन्हें आसानी से मार सकता था। जब कभी भी राजपूत सेनापतियों ने सुरक्षा की दृष्टि से ओहदे से उतरकर घोड़े पर चढ़कर युद्ध संचालन किया, तो सैनिक खाली ओहदा देखकर समझे कि या तो सेनापति मारा गया या फिर भाग गया। इससे हतोत्साहित हो वे भी भाग खड़े होते। तुर्की सेना कई दस्तों में बटी होती थी। वे एक एक करके युद्ध करते थे। जब उनका एक दस्ता थक जाता तब उसका स्थान दूसरा दस्ता ले लेता था, जबकि राजपूत सैनिक एक साथ लड़ते थे। जब राजपूत सैनिक लड़ते लड़ते थक जाते, तुर्की सेना के नए दस्ते शत्रु पर जबरदस्त आक्रमण करते और उसे परास्त कर देते थे। तुर्क केवल विजय में विश्वास करते थे, जबकि राजपूत नैतिकता को अधिक महत्व देते थे। उनका विश्वास था कि नैतिकता नहीं खोनी चाहिए, चाहे जो कुछ भी हो। जबकि तुर्क कैसे भी विजय हासिल करना चाहते थे, नैतिकता के उनके कोई मायने नहीं रखते थे। राजनीतिक कारण, यद्यपि तुर्कों की प्रशासन व्यवस्था खामियों से मुक्त नहीं थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसी विशेषताएं थीं जो उनकी विजय के लिए लाभकारी सिद्ध हुई। सैद्धांतिक रूप से इस्लाम में राजा का चुनाव होता था। इस कारण कोई अयोग्य व्यक्ति केवल वंशगत आधार पर गद्दी का हकदार नहीं होता था। इसी कारण योग्य व्यक्ति राजा बनता और भारत विजय का सपना देखता। दूसरे, इस्लाम में प्रत्येक मुसलमान समान राजनीतिक एवं अन्य